2.1 परिचय। प्रत्येक समुदाय में लोगों को मेलजोल बढ़ाने और अपनी संस्कृति को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक अंतर्निहित प्रणाली होती है। जब एक बुनियादी समाज एक आधुनिक और औद्योगिक राज्य में बदल जाता है, तो युवाओं को पढ़ाना अधिक जटिल और समाज के विभिन्न पहलुओं से निकटता से जुड़ा हुआ हो जाता है। क्लार्क 1968। इन उभरती शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक औपचारिक शैक्षिक प्रणाली स्थापित की गई है। यह प्रणाली युवा व्यक्तियों को उनके परिवारों के भीतर घनिष्ठ रिश्तों से व्यापक समाज में पाए जाने वाले अधिक दूर और विविध रिश्तों में बदलाव के लिए तैयार करती है। एंडरसन 1968। जैसे जैसे समाज में शैक्षिक प्रणाली और संबंधित संस्थानों का महत्व बढ़ता है, विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान शिक्षा को अध्ययन के एक वैध क्षेत्र के रूप में तलाशना शुरू करते हैं। ये विद्वान सिर्फ समाजशास्त्र से नहीं आते हैं, वे विभिन्न विषयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विविध विषयों के व्यापक योगदान के कारण शिक्षा के समाजशास्त्र और अन्य भाग लेने वाले क्षेत्रों के बीच की रेखाएं तेजी से अस्पष्ट होती जा रही है। बिडवेल 1982। इस खंड में हम शिक्षा के समाजशास्त्र को समझने के लिए मुख्य सैद्धांतिक दृष्टिकोणों पर चर्चा करेंगे। यह इकाई अध्ययन के विषय के रूप में शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है और समाजशास्त्रियों द्वारा नियोजित अनुसंधान और तरीकों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। यह शिक्षा के समाजशास्त्र में 4 प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है: कार्यात्मकता, संघर्ष सिद्धांत, अंतःक्रियावाद और उत्तर आधुनिकतावाद। इकाई सैद्धांतिक प्रगति पर एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी के साथ समाप्त होती है। प्रकार्यवाद समाज को परस्पर जुड़े हिस्सों और संगठित सामाजिक संबंधों के साथ एक स्वविनियमन प्रणाली के रूप में देखता है। यह समाज की तुलना एक जैविक जीव से करता है, जो विभिन्न लेकिन अन्योन्याश्रित भागों से बना है। प्रत्येक भाग प्रणाली के समग्र कामकाज और अस्तित्व में योगदान देता है। ये भाग समन्वित और पूरक तरीके से एक साथ काम करते हैं। माना जाता है कि एक हिस्से में बदलाव से अन्य हिस्सों पर असर पड़ता है और सिस्टम के संतुलन को बनाए रखने के लिए किसी भी खराबी को अन्य हिस्सों द्वारा संबोधित किया जाता है। प्रकार्यवादी पूरे सिस्टम में अचानक बदलावों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और आंतरिक व्यवधानों से बचने के महत्व पर जोर देते हैं, जो समग्र स्थिरता को परेशान कर सकते हैं। समाज के विभिन्न घटक या इकाइयां साझा धारणाओं, भावनाओं, मूल्यों और विश्वासों के साथ सामंजस्य बनाकर काम करते हैं। यह समझौता समाज के मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर व्यक्तियों के समाजीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। सरल या पारंपरिक समाजों में परिवार समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि आधुनिक या औद्योगिक समाजों में शैक्षणिक संस्थान भी इस प्रक्रिया में योगदान देते हैं। इस मूलभूत समझ के साथ आइए 2 प्रकार्यवादियों डर्कहेम और पार्सन्स के दृष्टिकोण पर गौर करें। दुर्खीम 1956 का दावा है कि शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य समाज के मानदंडों और मूल्यों को आगे बढ़ाना है। किसी समाज के विकास के लिए उसके सदस्यों को विश्वासों और व्यवहारों का एक सामान्य समूह साझा करना चाहिए। यह एकता समाज द्वारा स्थापित नियमों का पालन करने से प्राप्त होती है। कम उम्र से ही शिक्षा एक बच्चे में इन एकीकृत सिद्धांतों को स्थापित और मजबूत करती है। दुर्खीम 1956-17 के अनुसार शिक्षा उन लोगों पर वयस्क पीढ़ी द्वारा डाला गया प्रभाव है जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है। इसका लक्ष्य बच्चे में कुछ शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक गुणों को जागृत और विकसित करना है, जो दोनों के लिए आवश्यक है। समग्र राजनीतिक समाज और विशिष्ट सामाजिक वातावरण जिसके लिए बच्चा नियति है।
दुर्खीम व्यक्तिगत अस्तित्व के भीतर सामाजिक अस्तित्व को आकार देने में शिक्षा की भूमिका पर जोर देते हैं। व्यक्तिगत प्राणी अपने आप में अद्वितीय विचारों और अनुभवों से युक्त होता है, जबकि सामाजिक प्राणी उस बड़े समूह के विचारों, भावनाओं और प्रथाओं का प्रतीक होता है जिससे वह संबंधित होता है। नवजात शिशु के सामाजिककरण की प्रक्रिया मनुष्य को जानवरों से अलग करती है। दुर्खीम कहते हैं, एक जानवर अपने व्यक्तिगत जीवन के दौरान जो कुछ सीखता है उसे अपने अस्तित्व से परे सहन करने की बहुत कम संभावना होती है। इसके विपरीत मानव अनुभव बड़े पैमाने पर किताबों, मूर्तियों, औजारों और पीढ़ियों से चले आ रहे विभिन्न उपकरणों के साथ साथ मौखिक माध्यम से संरक्षित होते हैं। परंपराएं। दुर्कहेम 1956-22। जटिल समाजों में जहां परिवार या प्राथमिक समूह युवा व्यक्तियों को व्यापक समाज की अपेक्षाओं के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाते हैं, वहां शैक्षिक प्रणाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्कूल सूक्ष्म सामाजिक प्रणालियों के रूप में कार्य करते हैं, एक मॉडल प्रदान करते हैं जहां बच्चे अपने प्राथमिक समूहों से परे साथियों के साथ सहयोग करना सीखते हैं। स्कूल में हासिल किए गए कौशल शैक्षिक सेटिंग से परे उनके व्यवहार की नींव के रूप में काम करते हैं। बॉक्स 2.1 समाज में शिक्षा की प्रकृति और भूमिका। एमिल दुर्खीम। दरअसल प्रत्येक समाज में उसके विकास के एक निश्चित बिंदु पर एक शिक्षा प्रणाली होती है जो व्यक्तियों को दृढ़ता से प्रभावित करती है। यह विश्वास करना एक गलती है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। कुछ रीति रिवाज हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, और यदि हम उनकी बहुत अधिक उपेक्षा करते हैं तो वे हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब ये बच्चे वयस्क हो जाते हैं तो वे अपने साथियों के साथ घुलने मिलने के लिए संघर्ष करते हैं। यदि उनका पालन पोषण प्रचलित रीति रिवाजों के अनुरूप नहीं किया गया हो, भले ही वे विचार पुराने हों या अपने समय से आगे के हों, दोनों ही मामलों में वे अपने युग के नहीं हैं और सामान्य जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं। इसलिए हर युग में शिक्षा की एक प्रमुख शैली होती है जिसे हम मजबूत प्रतिरोध का सामना किए बिना अनदेखा नहीं कर सकते हैं, जो हमें शिक्षण के आम तौर पर स्वीकृत तरीकों के खिलाफ जाने से रोकती है। दुर्कहेम मूल 1956, आरपीटी 1985, 12 से 13। दुर्खीम का मानना है कि शैक्षणिक संस्थान समाज में श्रम विभाजन को बनाए रखने के लिए अवश्य विशिष्ट कौशल सिखाते हैं। जैसे जैसे समाज अधिक जटिल होता जाता है, श्रम का विभाजन और अधिक जटिल होता जाता है, जिससे विशेष व्यवसायों का उदय होता है। सरल समाजों में परिवार श्रम विभाजन के लिए आवश्यक सामान्य कौशल सेट आसानी से दे सकते हैं। हालांकि जटिल औद्योगिक समाजों में परिवार जटिल और विशिष्ट कौशल प्रदान करने के लिए संघर्ष करते हैं। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यावसायिक संरचना में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। शैक्षणिक संस्थान सदस्यों को सामाजिक मांगों के आधार पर विशिष्ट कौशल प्रदान करते हैं, उन्हें समाज द्वारा परिभाषित भूमिकाओं के लिए तैयार करते हैं। दुर्खीम के अनुसार राज्य शैक्षिक प्रणाली को नियंत्रित करता है, पढ़ाए गए नैतिक सिद्धांतों को निर्धारित करता है। स्कूलों में शिक्षक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। धारणा यह है कि शैक्षिक प्रणालियां निष्पक्ष रूप से मानदंडों, मूल्यों और कौशलों को निर्धारित करती है, किसी भी सामाजिक इकाई के प्रति पूर्वाग्रह या भेदभाव के बिना सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देती है। शिक्षा प्रणाली के बारे में 1959 से पार्सन्स के विचार दुर्खीम के विचारों से मेल खाते हैं। पार्सन्स के अनुसार समाज के भीतर शिक्षा के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण मामले महत्वपूर्ण हैं।
पहले में बच्चों को कक्षाओं में प्रतिबद्धताओं और क्षमताओं को आंतरिक बनाना, उन्हें वयस्क भूमिकाओं के लिए तैयार करना शामिल है। इस दृष्टि से स्कूल की कक्षा एक समाजीकरण एजेंट के रूप में कार्य करती है, जो बच्चों को भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करती है। दूसरा मुद्दा वयस्क सामाजिक संरचना के भीतर मानव संसाधनों का वितरण है। पार्सन्स युवाओं को आकार देने में विभिन्न समाजीकरण एजेंसियों जैसे परिवार और अनौपचारिक सहकर्मी समूहों की भूमिका को स्वीकार करते हैं। वह स्कूल की कक्षा को एक केंद्रीय समाजीकरण एजेंसी के रूप में महत्व देता है, जो कि बच्चे के पहली कक्षा में प्रवेश से लेकर श्रम बाजार या विवाह में उनकी भागीदारी तक शुरू होती है। पार्सन्स 1959-51 का दावा है कि स्कूल व्यक्तियों की भविष्य की भूमिका के प्रदर्शन के लिए आवश्यक प्रतिबद्धताओं और क्षमताओं को बढ़ावा देता है। प्रतिबद्धताओं में समाज के व्यापक मूल्यों के प्रति स्वयं को समर्पित करना और सामाजिक संरचना के भीतर एक विशिष्ट भूमिका के लिए प्रतिबद्ध होना शामिल है। क्षमताओं में व्यक्तिगत भूमिकाओं और भूमिका जिम्मेदारी के लिए आवश्यक योग्यता या कौशल शामिल है, जो इन भूमिकाओं में पारस्परिक व्यवहार के संबंध में दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की क्षमता है। पार्सन्स का तर्क है कि स्कूल सामाजिक संरचना के भीतर मानव संसाधनों को तैयार करने और आवंटित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने नोट किया कि हाई स्कूल पूरा करना समाज में न्यूनतम संतोषजनक शैक्षिक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालय में एक बच्चे का प्रदर्शन उनके द्वारा किए जाने वाले कॉलेज पाठ्यक्रमों के प्रकार को आकार देता है। संक्षेप में, शैक्षिक प्रणाली एक बच्चे के लिए पहली सामाजिकरण एजेंसी के रूप में कार्य करती है, जो गैरजैविक आधार पर स्थिति भेदभाव स्थापित करती है। पार्सन्स 1959-51। स्कूली शिक्षा के शुरुआती चरणों के दौरान एक बच्चे की उपलब्धि का मूल्यांकन दो घटकों के आधार पर किया जाता है: संज्ञानात्मक और नैतिक। संज्ञानात्मक पहलू बच्चे की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करता है, जिसमें लिखित भाषा और गणितीय कौशल शामिल है। नैतिक घटक स्कूल समुदाय के भीतर एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में बच्चे के व्यवहार का मूल्यांकन करता है, जिसमें शिक्षकों के प्रति सम्मान, सहपाठियों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार और अच्छी कार्य आदतों के विकास जैसे पहलू शामिल है। स्कूल की शुरुआत में बच्चों को शायद इस बात का एहसास नहीं होता कि वे जो हासिल करते हैं वह इस बात से ज्यादा मायने रखता है कि वे क्या लेकर पैदा हुए हैं। स्कूल उन्हें सिखाता है कि उनकी सफलता इस पर आधारित है कि वे क्या हासिल करते हैं, और हर कोई इस बात पर सहमत है कि बड़े समाज में सफलता क्या मायने रखती है। स्कूल के शुरुआती वर्षों में बच्चों के पास आमतौर पर एक शिक्षक होता है जो स्कूल में माता-पिता की तरह काम करता है। शिक्षक स्कूल के नियमों का पालन करते हुए सभी बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। स्कूल में सीखने के साथ साथ छात्र अपने साथियों के साथ संबंध भी बनाते हैं। दोस्तों के साथ यह समाजीकरण परिवार और स्कूल से अलग है, जिससे उन्हें वयस्कों के नियंत्रण से स्वतंत्र होने और पुरस्कृत महसूस करने के अन्य तरीके खोजने का मौका मिलता है। कार्यात्मकवादियों को उनकी इस धारणा के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है कि शैक्षिक प्रणालियां समाज के भीतर एकीकृत तंत्र के रूप में कार्य करती हैं, सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करती हैं। आलोचनात्मक सिद्धांतकार इस परिप्रेक्ष्य को चुनौती देते हैं, यह दावा करते हुए कि शैक्षिक प्रणाली मुख्य रूप से शासक अभिजात वर्ग के हितों की सेवा करती है और पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। कोलिंस 1972 श्रम विभाजन की जरूरतों को पूरा करने में शिक्षा की कार्यात्मक भूमिका की आलोचना करते हुए तर्क देते हैं कि इस विचार का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं है
कि शिक्षा व्यवसायों के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करती है। उन्नत औद्योगिक देशों में विस्तारित शिक्षा प्रणाली का केवल एक छोटा सा हिस्सा सीधे कौशल, प्रशिक्षण और ज्ञान के लिए उद्योग की मांगों को पूरा करता है। अधिकांश व्यवसायों में नौकरी पर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जो नियोक्ता संगठन आमतौर पर प्रदान करते हैं। निम्नलिखित अनुभाग इसी तरह संघर्ष सिद्धांतकारों की आगे की चर्चा पर प्रकाश डालेगा। चिंतन और कार्रवाई 2.1 शिक्षा पर दुर्खीम और पार्सन्स के विचारों की तुलना करें और अंतर बताएं। शीर्षक शिक्षा पर दुर्खीम और पार्सन्स का तुलनात्मक विश्लेषण। परिचय। एमिल दुर्खीम और टैलकॉट पार्सन्स दो प्रमुख समाजशास्त्रियों ने शिक्षा की समाजशास्त्रीय समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिक्षा पर उनके दृष्टिकोण अपने अपने समय के व्यापक सामाजिक परिवर्तनों और चुनौतियों को दर्शाते हैं। यह प्रतिबिंब और कार्रवाई असाइनमेंट शिक्षा पर दुर्खीम और पार्सन्स के विचारों के तुलनात्मक विश्लेषण में गहराई से उतरता है, उनके सिद्धांतों में समानता और अंतर दोनों की जांच करता है। शिक्षा पर दुर्खीम का परिप्रेक्ष्य। एमिल दुर्खीम, जिन्हें अक्सर समाजशास्त्र के संस्थापक व्यक्तियों में से एक माना जाता है, शिक्षा को सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव और स्थायित्व के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में देखते थे। अपने मौलिक कार्य द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में दुर्खीम ने तर्क दिया कि शिक्षा ने सामाजिक सामंजस्य और एकजुटता को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाई। दुर्खीम के अनुसार शिक्षा न केवल ज्ञान और कौशल प्रसारित करने का एक साधन है, बल्कि व्यक्तियों में सामूहिक विवेक की भावना पैदा करने का एक तंत्र भी है। दुर्खीम ने दो प्रकार की एकजुटता के बीच अंतर किया: यांत्रिक एकजुटता, पारंपरिक पूर्व औद्योगिक समाजों की विशेषता, और जैविक एकजुटता, जो आधुनिक औद्योगिक समाजों में प्रचलित है। पारंपरिक समाजों में व्यक्तियों ने समान मूल्यों, विश्वासों और जीवन के तरीकों को साझा किया, जिससे सामूहिक विवेक की मजबूत भावना पैदा हुई। दुर्खीम का मानना था कि ऐसे समाजों में शिक्षा इन साझा मूल्यों को मजबूत करने और सामाजिक एकीकरण बनाए रखने में भूमिका निभाती है। शिक्षा पर पार्सन्स का दृष्टिकोण। एक प्रमुख अमेरिकी समाजशास्त्री टैलकॉट पार्सन्स ने शिक्षा पर एक कार्यात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जो दुर्खीम के विचारों पर आधारित था। पार्सन्स ने तर्क दिया कि शिक्षा आधुनिक समाजों में आवश्यक कार्य करती है, सामाजिक स्थिरता और संतुलन में योगदान करती है। अपने काम द सोशल सिस्टम 1951 में पार्सन्स ने बीमार भूमिका की अवधारणा पेश की, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे शिक्षा एक सामाजिक संस्था के रूप में व्यक्तियों को उनकी अपेक्षित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में सामाजिक बनाने में भूमिका निभाती है। पार्सन्स ने शिक्षा के दो प्रमुख कार्यों की पहचान की: व्यक्तियों का समाजीकरण और उनकी क्षमताओं और प्रतिभा के आधार पर विभिन्न भूमिकाओं में व्यक्तियों का चयन और आवंटन। पार्सन्स के अनुसार शिक्षा व्यक्तियों को समाज में उनकी भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार करने का एक तंत्र है, चाहे वह कार्यकर्ता, पेशेवर या नेता के रूप में हो। इस दृष्टिकोण से शैक्षिक प्रणाली ने परिवार और व्यापक समाज के बीच एक पुल के रूप में कार्य किया, जिससे व्यक्तियों को सामाजिक अपेक्षाओं के अनुकूल होने में मदद मिली। तुलनात्मक विश्लेषण। जबकि दुर्खीम और पार्सन्स दोनों ने शिक्षा के सामाजिक कार्यों पर जोर दिया, उनके दृष्टिकोण में उल्लेखनीय अंतर है। दुर्खीम ने विशेष रूप से पारंपरिक समाजों में सामाजिक एकजुटता बनाए रखने में शिक्षा की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरी ओर पार्सन्स ने शिक्षा के अनुकूली और एकीकृत कार्यों पर जोर देते हुए इस विचार को आधुनिक जटिल समाजों तक बढ़ाया।
सामूहिक विवेक पर दुर्खीम का जोर और साझा मूल्यों को प्रसारित करने में शिक्षा की भूमिका समाज के अधिक जैविक और समग्र दृष्टिकोण में निहित है। इसके विपरीत पार्सन्स का प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य अधिक विश्लेषणात्मक है, जो सामाजिक कार्यों को विशिष्ट भूमिकाओं और संस्थानों में विभाजित करता है। पार्सन्स ने योग्यता तंत्र की अवधारणा भी पेश की, जिसमें सुझाव दिया गया कि शिक्षा समाज में विभिन्न भूमिकाओं के लिए व्यक्तियों के चयन के लिए एक निष्पक्ष और योग्यता आधारित प्रणाली प्रदान करती है। दोनों सिद्धांतकारों ने समाजों की बदलती प्रकृति को पहचाना। दुर्खीम ने यांत्रिक से जैविक एकजुटता में बदलाव पर ध्यान केंद्रित किया और पार्सन्स ने आधुनिक औद्योगिक समाजों की जटिलताओं को संबोधित किया। हालांकि शिक्षा के नैतिक और एकीकृत पहलुओं पर दुर्खीम का जोर पार्सन्स के अधिक उपयोगितावादी और भूमिका विशिष्ट दृष्टिकोण के विपरीत है। औचित्य। दुर्खीम और पार्सन्स ने शिक्षा के समाजशास्त्रीय महत्व को समझने की नींव रखी और सामाजिक एकीकरण और स्थिरता में इसकी भूमिका के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान की। दुर्खीम का काम शिक्षा के नैतिक और सांस्कृतिक आयामों को उजागर करने में प्रभावशाली रहा, जबकि पार्सन्स ने आधुनिक समाजों की कार्यात्मक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए इन विचारों का विस्तार किया। निष्कर्षतः शिक्षा पर दुर्खीम और पार्सन्स के तुलनात्मक विश्लेषण से उनके दृष्टिकोण में समानता और अंतर दोनों का पता चलता है। जबकि दुर्खीम ने सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में शिक्षा के नैतिक और एकीकृत कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया, पार्सन्स ने जटिल आधुनिक समाजों में शिक्षा के अनुकूली और चयनात्मक कार्यों पर जोर देने के लिए इन विचारों को बढ़ाया। उनके सिद्धांतों का संश्लेषण व्यक्तियों और समाजों को आकार देने में शिक्षा की बहुमुखी भूमिका की व्यापक समझ प्रदान करता है। 2.3 संघर्ष सिद्धांत। कार्यात्मकवादियों की तुलना में संघर्ष सिद्धांतकारों का दृष्टिकोण भिन्न होता है। उनका मानना है कि समाज हमेशा असंतुलन की स्थिति में रहता है, फिर भी यह शक्तिशाली सामाजिक समूहों के प्रभाव के माध्यम से एकजुट रहता है, जो कम शक्तिशाली समूहों से सहयोग लेने के लिए मजबूर करते हैं। उनके विचार में समाज निरंतर सत्ता संघर्ष में लगे प्रमुख और अधीनस्थ समूहों में विभाजित है। विभिन्न इकाइयां जिस तरह से काम करती हैं, उसका उद्देश्य समाज की समग्र एकजुटता को बनाए रखना नहीं है। सामाजिक अस्थिरता हमेशा एक संभावना है, क्योंकि समाज और उसके घटक लगातार बदल रहे हैं। यह गतिशील प्रकृति सामान्य मानी जाती है। इकाइयों के बीच अंतःक्रिया में संघर्ष शामिल होता है, जिसे समाज की निरंतरता के लिए आवश्यक माना जाता है। संघर्ष आंतरिक और बाह्य दोनों कारकों से उत्पन्न हो सकता है, जो व्यक्तिगत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ है। समाज पर संघर्ष का प्रभाव अलग अलग होता है। यह सकारात्मक या नकारात्मक, अव्यक्त या प्रकट, क्रमिक या हिंसक हो सकता है। संघर्ष सिद्धांतकार व्यापक तस्वीर अब्राहम 1982 को देखने के बजाय समाज के भीतर दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच बातचीत पर अपना विश्लेषण केंद्रित करते हैं। हरलाम बोस और हील्ड 1980 ने संघर्ष के नजरिए से लुई अल्थुसर, सैमुअल बाउल्स, हर्बर्ट गिंटिस और इवान इलिच के विचारों का पता लगाया। मार्क्सवाद से प्रभावित अल्थुसर का मानना है कि समाज पूंजीवादी वर्ग, उत्पादन और संसाधनों को नियंत्रित करने वाला, और श्रमिक वर्ग, उत्पादन में सेवाएं प्रदान करने वाला और अधीनस्थ होने वाला, में विभाजित है। पूंजीपति वर्ग को लाभ के लिए श्रम शक्ति की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इस कार्यबल को तैयार करने के लिए शैक्षिक प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। शासक वर्ग की विचारधारा को स्वीकार करने, पूंजीवाद को वैध बनाने और शोषण के प्रति समर्पण करने के लिए श्रमिकों का समाजीकरण किया जाता है। बाउल्स और गिंटिस 1976 कहते हैं
कि पूंजीवादी व्यवस्था मजदूरी कम रखते हुए अपनी सौदेबाजी की स्थिति को मजबूत करने के लिए श्रम शक्ति की अधिकता से लाभान्वित होती है। शैक्षिक प्रणाली कम वेतन वाली नौकरियों के लिए उपयुक्त कौशल वाले अधिशेष श्रमिकों को तैयार करती है। बेरोजगारी और प्रतिस्थापन योग्य श्रम की उपलब्धता नियोक्ताओं को नियंत्रण देती है और वेतन न्यूनतम रखती है। पूंजीपति वर्ग शैक्षिक प्रणालियों की शासकीय संरचना और पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। स्कूलों में सामाजिक रिश्ते कार्यस्थल में श्रम के पदानुक्रमित विभाजन को प्रतिबिंबित करते हैं। स्कूल में निर्णय लेने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर छात्रों का नियंत्रण की कमी कार्यस्थल में उनकी भविष्य की स्थितियों के समान है। एप्पल और किंग 1979 का तर्क है कि शासक वर्ग शैक्षिक प्रणाली को आकार देता है। उनका दावा है कि स्कूलों में अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से एक छिपा हुआ एजेंडा होता है जो समाज में सबसे शक्तिशाली वर्गों की प्रमुख विचारधाराओं का समर्थन करता है। लेखक दावा करते हैं, स्कूल विशिष्ट समूहों के पक्ष में ज्ञान वितरण का आयोजन करके असमानता में योगदान करते प्रतीत होते हैं। यह सांस्कृतिक वस्तुओं के उत्पादन और अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक पदों पर लोगों को नियुक्त करने में स्कूल की भूमिका से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। एप्पल और किंग 1979 295। उनका यह भी तर्क है कि शैक्षिक ज्ञान समाज में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापक वितरण का हिस्सा है। शैक्षिक ज्ञान में अंतर्निहित सामाजिक अर्थ सभी सामाजिक समूहों के दृष्टिकोण से मेल नहीं खाते हैं। एप्पल और किंग के अनुसार पाठ्यक्रम डिजाइन की ऐतिहासिक प्रक्रिया ने स्कूलों में प्रभुत्वशाली वर्ग के सामाजिक अर्थों को वैध बना दिया है। पाठ्यचर्या विशेषज्ञों ने, जो बड़े पैमाने पर पूंजीपति वर्ग का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल से प्रभावित थे, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे मुख्य रूप से सामाजिक नियंत्रण से चिंतित थे। किंडरगार्टन के उदाहरण का उपयोग करते हुए लेखक बताते हैं कि शिक्षक बच्चों पर सामाजिक अर्थ कैसे थोपते हैं, जिनमें अक्सर कक्षा की घटनाओं को प्रभावित करने की क्षमता का अभाव होता है। बच्चे समाजीकरण से गुजरते हैं, सामाजिक संपर्क के मानदंडों को सीखते हैं। इस प्रक्रिया में गतिविधियों को शिक्षक निर्देशित समय विशिष्ट कार्य गतिविधियों, जैसे शिक्षक द्वारा निर्दिष्ट वस्तुओं को चित्रित करना या लाइन में प्रतीक्षा करना, और स्वतंत्र रूप से चुनी गई खेल गतिविधियों में अलग करना शामिल है, जो जरूरी नहीं कि शिक्षक द्वारा निर्देशित हों। जबकि विशेष रूप से संघर्ष स्कूल के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है। बॉर्डियू के सांस्कृतिक पुनरुत्पादन मेजोरीबैंक्स 1985 में चर्चा जैसे सिद्धांत संघर्ष सिद्धांतकारों के विचारों का समर्थन करते हैं। गिडेंस 1993-438 के अनुसार सांस्कृतिक पुनरुत्पादन से तात्पर्य है कि कैसे स्कूल अन्य सामाजिक संस्थानों के साथ पीढ़ियों के बीच सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बनाए रखने में योगदान करते हैं। यह अवधारणा इस बात पर केंद्रित है कि स्कूल छिपे हुए पाठ्यक्रम के माध्यम से मूल्यों, दृष्टिकोण और आदतों की शिक्षा को कैसे आकार देते हैं। स्कूल जीवन के आरंभ में अर्जित सांस्कृतिक मूल्यों में अंतर को मजबूत करते हैं, जिससे स्कूल छोड़ने के बाद अवसरों पर असर पड़ता है। बॉर्डियू और पासेरोन 1977 का दावा है कि शैक्षिक प्रणाली की प्राथमिक भूमिका प्रमुख वर्गों की संस्कृति को पुनः पेश करना है। प्रभुत्वशाली वर्ग शैक्षिक प्रणाली के उद्देश्यपूर्ण कार्य को छुपाते हुए उसके अर्थों को वैध के रूप में स्थापित करते हैं। उनका तर्क है कि शैक्षिक प्रणालियां अपने वास्तविक उद्देश्य को छिपाती हैं, वस्तुनिष्ठ सत्य और वर्ग संबंधों से इसके संबंध को छुपाती है। सांस्कृतिक पूंजी रखने वाले प्रमुख संस्कृति के छात्र अक्सर उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, क्योंकि शैक्षिक प्रणाली परिचित सामाजिक अर्थों को प्रसारित करती है।
इसके विपरीत गैर प्रमुख संस्कृतियों के छात्रों को एक बाधा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें उनके लिए अलग अलग सामाजिक अर्थ सिखाए जाते हैं, जिससे अक्सर शैक्षिक विफलता होती है और समाज में उनकी वंचित स्थिति मजबूत होती है। यह सामाजिक वर्गों के बीच शक्ति और विशेषाधिकार के पुनरुत्पादन को कायम रखता है। इसके बावजूद शैक्षिक प्रणाली खुद को गुणात्मक सिद्धांतों के आधार पर एक तटस्थ इकाई के रूप में प्रस्तुत करना जारी रखती है, जो सभी को समान अवसर प्रदान करने का दावा करती है। 2004 में कुमार की चर्चा की क्या पढ़ाया जाना चाहिए शिक्षा प्रणाली की आलोचनात्मक जांच करती है। यद्यपि वह भारतीय संदर्भ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन शिक्षा पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य के लिए उनकी अंतर्दृष्टि मूल्यवान है। वह स्वीकार करते हैं कि स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला ज्ञान समाज में ज्ञान और शक्ति के समग्र वर्गीकरण को दर्शाता है। प्रारंभिक भारतीय शिक्षा में विज्ञान पढ़ाने का विरोध उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष से जुड़ा था और स्कूली पाठ्यक्रम प्रमुख जातियों से जुड़े ज्ञान तक सीमित था। कुमार इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चों को पाठ्यक्रम विकास में शामिल करना लगभग असंभव है, क्योंकि उनमें अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता नहीं होती है और जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती है। वह पाठ्यक्रम डिजाइन में विचारशील विचार विमर्श के महत्व को रेखांकित करते हैं, जिससे गैर प्रमुख जातियों को अपनी राय व्यक्त करने के लिए जगह मिलती है। 2.4 अंतःक्रियावाद। अंतःक्रियावाद यह देखने का एक और तरीका है कि व्यक्ति समाज से कैसे संबंधित है। समाज की बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अंतःक्रियावाद व्यक्ति पर हावी हो जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान में निहित यह परिप्रेक्ष्य अंतःक्रिया की प्रकृति की खोज से शुरू होता है और फिर समाज के भीतर लोग किस प्रकार अंतःक्रिया करते हैं, इसकी पड़ताल करता है। समाज में किसी व्यक्ति के कार्यों के लिए बाहरी स्थितियों को दोषी ठहराने वाले सिद्धांतों के विपरीत अंतःक्रियावाद यह समझने की कोशिश करता है कि व्यक्ति अपनी बातचीत के दौरान कैसे अर्थ पैदा करते हैं। बाहरी कारकों पर भरोसा करने के बजाय यह देखता है कि कोई व्यक्ति दूसरों के साथ बातचीत के दौरान स्थितियों की व्याख्या और परिभाषित कैसे करता है। यह प्रक्रिया व्यक्तियों को अपने स्वयं के अर्थ विकसित करने, उनके कार्यों का मार्गदर्शन करने और उनकी अनूठी सामाजिक दुनिया को आकार देने की ओर ले जाती है। अब्राहम 1982, हरलाम बोस और हील्ड 1980, 208। अंतःक्रियावादी समाज में व्यापक संरचनात्मक संबंधों की जांच करने के बजाय व्यक्तियों के बीच अवलोकनीय दिन प्रतिदिन की बातचीत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे सर्वेक्षणों और साक्षात्कारों के विपरीत प्रतिभागी अवलोकन जैसे गुणात्मक तरीकों का उपयोग करते हैं। इंटरेक्शनिस्टों का मानना है कि जिन लोगों का वे अध्ययन करते हैं उनके दैनिक जीवन में खुद को डुबोना कार्यों के अर्थ को समझने के लिए महत्वपूर्ण है और कैसे व्यक्ति अपनी बातचीत के माध्यम से स्थितियों को आकार देते हैं। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि अंतःक्रियावादी तरीके अत्यधिक प्रभाववादी और टिप्पणियों में पक्षपाती हो सकते हैं। अंतःक्रियावाद के विकास ने घटना विज्ञान, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद और नृवंश विज्ञान जैसे उपसिद्धांतों को जन्म दिया। इस परिप्रेक्ष्य में प्रमुख योगदानकर्ताओं में कूली, मीड, ब्लूमर, शुट्स, गारफिंकेल और बर्जर और लकमैन शामिल है। कूली ने लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा पेश की, जिसमें बताया गया कि कैसे व्यक्ति अपने बारे में दूसरों के विचारों पर विचार करके अपनी आत्मधारणा बनाते हैं। इसमें यह कल्पना करना शामिल है कि हम दूसरों को कैसे दिखते हैं, उनके निर्णयों की आशा करना और उन निर्णयों पर प्रतिक्रिया करना। मीड ने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति भूमिका निर्धारण के माध्यम से स्वयं की भावना विकसित करते हैं, जिसमें वे कल्पनाशील रूप से उस व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य को अपनाते हैं
जिसके साथ वे बातचीत कर रहे हैं। गोफमैन ने सामाजिक दुनिया की तुलना एक नाट्य नाटक से की, जहां व्यक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को प्रस्तुत करने के लिए प्रभाव प्रबंधन में संलग्न होते हैं। अंतःक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य का उपयोग करते हुए शिक्षा का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्रियों का उद्देश्य यह जांचना है कि शिक्षक और छात्र अपनी अंतःक्रियाओं को कैसे समझते हैं और उन्हें अर्थ देते हैं। अंतःक्रियावाद सुझाव देता है कि एक शैक्षिक प्रणाली के भीतर छात्रों की स्थिति शिक्षकों के साथ उनकी बातचीत की प्रकृति से निर्धारित होती है, जहां अर्थ अकादमिक पहलुओं से परे होते हैं। हॉवर्ड बेकर के 1971 के अध्ययन से पता चला कि शिक्षक छात्रों को क्या अर्थ देते हैं। अध्ययन से पता चला कि शिक्षकों ने गैरमजदूर वर्ग की पृष्ठभूमि से आने वाले एक आदर्श छात्र की छवि को आकार दिया और एक समस्याग्रस्त छात्र को श्रमिक वर्ग से आने वाला बताया। 1971 में सिकोरेल और किट्स्यूज द्वारा किए गए एक अन्य अध्ययन ने पुष्टि की कि छात्रों को उपस्थिति और शिष्टाचार जैसे गैरशैक्षणिक कारकों पर विचार करते हुए शैक्षणिक प्रदर्शन के बजाय उनकी कक्षा की पृष्ठभूमि के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। छात्रों का मूल्यांकन करने के अलावा उनके बारे में शिक्षकों के विचार उनके द्वारा साझा किए जाने वाले ज्ञान के प्रकार को भी प्रभावित करते हैं। केडी 1971 के अनुसार छात्रों को कैसे परिभाषित और समूहीकृत किया जाता है, इसमें सामाजिक वर्ग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग्यता के आधार पर वर्गीकृत होने के बावजूद प्रत्येक समूह के छात्र अक्सर समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि साझा करते हैं। अनिवार्य रूप से छात्रों के समूह में धनी परिवारों के लोग उच्च स्तर पर हैं, जबकि कम समृद्ध पृष्ठभूमि के लोग निचले स्तर पर हैं। भले ही शिक्षकों से सभी छात्रों को समान ज्ञान प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, फिर भी वे छात्रों की श्रेणियों के आधार पर अपने तरीकों और उनके द्वारा साझा की जाने वाली सामग्री को अनुकूलित करते हैं। विशेष रूप से विभिन्न समूहों के छात्र उन्हें प्रस्तुत की गई जानकारी पर अलग-अलग प्रतिक्रिया देते हैं। उदाहरण के लिए, एक आदर्श परिवार की अवधारणा, जैसा कि शिक्षक द्वारा बताया गया है, उच्च वर्ग की पृष्ठभूमि वाले छात्रों द्वारा अपनाई जाती है, लेकिन निम्न वर्ग पृष्ठभूमि वाले छात्रों द्वारा नहीं। केडी का तर्क है कि निम्न वर्ग के छात्रों द्वारा अस्वीकृति परिवार के अर्थ की उनकी अनूठी व्याख्या से उत्पन्न होती है, जो उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आकार लेती है। चिंतन और क्रिया 2.2 अपने क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल और एक पब्लिक स्कूल का दौरा करें। प्रत्येक स्कूल में प्राथमिक कक्षाओं के कम से कम 2 शिक्षकों के साथ शिक्षा की प्रकृति और सामग्री पर चर्चा करें। क्या आप इस संदर्भ में दोनों स्कूलों के बीच अंतर पाते हैं? इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे सरकारी और सार्वजनिक स्कूलों में शिक्षा की प्रकृति और सामग्री पर चिंतन करने का काम सौंपा गया था। मैंने अपने क्षेत्र में दोनों प्रकार के संस्थानों का दौरा शुरू किया। मेरा उद्देश्य प्रत्येक स्कूल में प्राथमिक कक्षाओं के कम से कम 2 शिक्षकों के साथ शैक्षिक प्रथाओं, चुनौतियों और दोनों सेटिंग्स के बीच अंतर के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सार्थक चर्चा में शामिल होना था। परिचय। शिक्षा सामाजिक विकास का एक मूलभूत स्तंभ है, जो व्यक्तियों और समुदायों के भविष्य को आकार देती है। सरकारी और पब्लिक स्कूलों के बीच चुनाव अक्सर माता-पिता और नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय बन जाता है। यह चिंतनशील अन्वेषण मेरे इलाके के एक सरकारी स्कूल और एक पब्लिक स्कूल के दौरे के दौरान मेरे अनुभवों को उजागर करता है, जो शिक्षा की प्रकृति और सामग्री की बारीकियों को समझने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ चर्चा पर केंद्रित है। सरकारी स्कूल का दौरा। सरकारी स्कूल परिसर में प्रवेश करते ही
मैं तुरंत मामूली बुनियादी ढांचे और वातावरण में व्याप्त लचीलेपन की भावना से दंग रह गया। सरकारी स्कूल प्रणाली में निहित चुनौतियों और शक्तियों की समझ हासिल करने के लिए मैंने प्राथमिक विद्यालय के 2 शिक्षकों, श्रीमती शर्मा और श्री सिंह के साथ बातचीत शुरू की। शिक्षा की प्रकृति। श्रीमती शर्मा ने संसाधन की कमी के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकारी स्कूल के शिक्षकों की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने छात्रों की विविध पृष्ठभूमि और समावेशी शिक्षण वातावरण बनाने के महत्व के बारे में बात की। उनके अनुसार शिक्षा की प्रकृति अकादमिक सामग्री से आगे बढ़कर समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को शामिल करती है। श्री सिंह ने पाठ्यक्रम को आकार देने में सरकारी नीतियों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कठोर पाठ्यक्रम के बारे में चिंता व्यक्त की जो अक्सर नवीन शिक्षण विधियों के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है। इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने शैक्षिक अंतर को पाटने और छात्रों के बीच समुदाय की भावना को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के समर्पण पर प्रकाश डाला। शिक्षा की सामग्री। सरकारी स्कूल में शिक्षा की सामग्री आश्चर्यजनक रूप से निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप थी। दोनों शिक्षकों ने छात्रों को मानकीकृत परीक्षणों के लिए तैयार करने के लिए अनिवार्य सामग्री को कवर करने के महत्व पर जोर दिया। हालांकि उन्होंने अधिक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता को भी स्वीकार किया जो छात्रों की व्यावहारिक आवश्यकताओं को संबोधित करता है और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। पब्लिक स्कूल का दौरा। इसके विपरीत पब्लिक स्कूल में आधुनिक सुविधाएं और समृद्धि का माहौल था। पब्लिक स्कूल के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों श्रीमती वर्मा और श्री कपूर के साथ बातचीत ने शैक्षिक परिदृश्य के एक अलग पहलू में अंतर्दृष्टि प्रदान की। शिक्षा की प्रकृति। श्रीमती वर्मा ने विभिन्न क्लबों और खेल कार्यक्रमों की उपलब्धता का हवाला देते हुए पब्लिक स्कूल में पाठ्येतर गतिविधियों पर जोर दिया। उन्होंने न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता बल्कि प्रत्येक छात्र की प्रतिभा और रुचियों को पोषित करने की स्कूल की क्षमता पर गर्व व्यक्त किया। शिक्षा की प्रकृति। जैसा कि पब्लिक स्कूल में माना जाता है, पारंपरिक कक्षा की सीमाओं से परे फैली हुई है। श्री कपूर ने शैक्षिक अनुभव को आकार देने में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे स्कूल ने पाठों को आकर्षक बनाने के लिए इंटरैक्टिव लर्निंग मॉड्यूल और डिजिटल संसाधनों को शामिल किया। उनके अनुसार पब्लिक स्कूल में शिक्षा की प्रकृति वैश्वीकृत दुनिया में छात्रों की बढ़ती जरूरतों के प्रति गतिशील और उत्तरदायी थी। शिक्षा की सामग्री। पब्लिक स्कूल में शिक्षा की सामग्री मानक पाठ्यक्रम के साथ संरेखित होते हुए भी अधिक लचीले दृष्टिकोण का प्रदर्शन करती है। श्रीमती वर्मा ने विभिन्न योग्यता वाले छात्रों के लिए वैकल्पिक विषयों और व्यक्तिगत शिक्षण पथों की उपलब्धता का उल्लेख किया। उन्होंने जोर देकर कहा, फोकस छात्रों को परीक्षा से परे जीवन के लिए तैयार करने, रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने पर था। श्री कपूर ने पाठ्यक्रम में व्यावहारिक वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों की भूमिका पर जोर देते हुए इन भावनाओं को दोहराया। उन्होंने अवधारणाओं की गहरी समझ पैदा करने के लिए डिजाइन की गई सहयोगी परियोजनाओं और इंटरैक्टिव शिक्षण अनुभवों पर चर्चा की। पब्लिक स्कूल में शिक्षा की सामग्री, जैसा कि शिक्षकों द्वारा वर्णित है, का उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। मतभेदों का विश्लेषण। सरकारी और सार्वजनिक स्कूलों दोनों के शिक्षकों के साथ चर्चा में शामिल होने से यह स्पष्ट है कि इन दोनों सेटिंग्स में शिक्षा की प्रकृति और सामग्री में अंतर मौजूद है। संसाधन असमानताएं। एक स्पष्ट अंतर बुनियादी ढांचे और संसाधनों में भारी अंतर है। सरकारी स्कूल अक्सर सीमित धन से जूझते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त सुविधाएं और आधुनिक शिक्षण उपकरणों तक पहुंच की कमी होती है।
यह शिक्षा की प्रकृति को प्रभावित करता है, जिससे शिक्षकों के लिए एक सर्वांगीण शिक्षण अनुभव प्रदान करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसके विपरीत पब्लिक स्कूल अपनी वित्तीय स्थिरता के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं, प्रौद्योगिकी एकीकरण और पाठ्येतर गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला का खर्च उठा सकते हैं। यह एक अधिक गतिशील शैक्षिक वातावरण बनाता है, जिससे शिक्षा की प्रकृति न केवल अकादमिक रूप से कठोर होती है, बल्कि विविध सीखने के अनुभवों को भी शामिल करती है। पाठ्यचर्या की कठोरता बनाम लचीलापन। एक और उल्लेखनीय अंतर पाठ्यक्रम के लचीलेपन में है। मानकीकृत परीक्षण और सख्त पाठ्यक्रम से बंधे सरकारी स्कूल अक्सर खुद को छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों और हितों के अनुरूप ढालने में विवश पाते हैं। इन संस्थानों में शिक्षा की प्रकृति अन्वेषण और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के बजाय निर्धारित सामग्री को पूरा करने पर अधिक केंद्रित होती है। दूसरी ओर, पब्लिक स्कूल पाठ्यक्रम के प्रति अधिक लचीला दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं। वैकल्पिक विषयों की उपलब्धता, वैयक्तिकृत शिक्षण पथ और व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर ध्यान अधिक समग्र शिक्षा में योगदान करते हैं। इसलिए सामग्री केवल परीक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में नहीं है, बल्कि छात्रों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करने के बारे में भी है। सामाजिक आर्थिक कारक। सरकारी और सार्वजनिक स्कूलों में शिक्षा की प्रकृति और सामग्री को आकार देने में सामाजिक आर्थिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकारी स्कूल अक्सर आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को पढ़ाते हैं, जिससे छात्र आबादी विविध हो जाती है। इन स्कूलों में शिक्षा की प्रकृति में समावेशिता और प्रत्येक छात्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने पर जोर दिया गया है। पब्लिक स्कूलों में, जहां छात्र अधिक समृद्ध पृष्ठभूमि से आ सकते हैं, शिक्षा की प्रकृति प्राथमिकताओं के एक अलग सेट को दर्शाती है। यहाँ ध्यान बुनियादी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने से परे व्यक्तिगत प्रतिभाओं के पोषण और प्रतिस्पर्धी वैश्विक परिदृश्य के लिए छात्रों को तैयार करने तक फैला हुआ है। प्रौद्योगिकी एकीकरण। प्रौद्योगिकी की भूमिका सरकारी और सार्वजनिक स्कूलों के बीच एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है। जबकि पब्लिक स्कूल डिजिटल टूल और इंटरैक्टिव लर्निंग को अपनाते हैं, बजटीय सीमाओं के कारण सरकारी स्कूल अक्सर शैक्षिक प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने में पीछे रह जाते हैं। इससे शिक्षा की प्रकृति और सामग्री में अंतर पैदा होता है। पब्लिक स्कूल अधिक व्यापक सीखने के अनुभव के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हैं। प्रभाव पर चिंतन। सरकारी और पब्लिक स्कूलों के बीच देखी गई असमानताओं का छात्रों, शिक्षकों और समग्र रूप से शैक्षिक प्रणाली पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में शिक्षा की प्रकृति और सामग्री छात्रों के भविष्य को आकार देने और उनके सामाजिक आर्थिक प्रक्षेप पथ को प्रभावित करने में योगदान देती है। असमानता को संबोधित करना। सरकारी स्कूल संसाधन की कमी के बावजूद शैक्षिक असमानता को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संस्थानों में शिक्षा की प्रकृति, समावेशिता और विविध छात्र पृष्ठभूमियों के लिए खानपान पर केंद्रित है, जो विशेषाधिकार प्राप्त और वंचित छात्रों के बीच अंतर को पाटने का एक सराहनीय प्रयास है। सरकारी स्कूलों में संसाधन असमानताओं को दूर करने और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के प्रयास इस प्रभाव को और बढ़ा सकते हैं। उत्कृष्टता का पोषण। पब्लिक स्कूल समग्र विकास और उन्नत संसाधनों तक पहुंच पर जोर देकर छात्रों में उत्कृष्टता के पोषण में योगदान करते हैं। इन स्कूलों में शिक्षा की प्रकृति शैक्षणिक उपलब्धियों से परे जाकर छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिकाओं और चुनौतियों के लिए तैयार करती है। हालांकि यदि ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच काफी हद तक सामाजिक आर्थिक स्थिति पर निर्भर रहती है,
तो सामाजिक स्तरीकरण कायम रहने का जोखिम है। नीति क्रियान्वयन। देखे गए मतभेद व्यापक शैक्षिक नीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं, जो सरकार और सार्वजनिक स्कूलों दोनों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करती है। नीतियों को सरकारी स्कूलों को पर्याप्त संसाधन प्रदान करके खेल के मैदान को समतल करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक स्कूल समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखें। निष्कर्ष। निष्कर्ष में सरकारी और पब्लिक स्कूलों में शिक्षा की प्रकृति और सामग्री असंख्य कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें संसाधन असमानताएं, पाठ्यक्रम कठोरता, सामाजिक आर्थिक संदर्भ और प्रौद्योगिकी एकीकरण शामिल है। दोनों सेटिंग्स में शिक्षकों द्वारा साझा किए गए अनुभव और दृष्टिकोण प्रत्येक शैक्षिक वातावरण में निहित शक्तियों और चुनौतियों को उजागर करते हैं। इस चिंतनशील अन्वेषण ने शिक्षा प्रणाली के भीतर की जटिलताओं के बारे में मेरी समझ को गहरा कर दिया है और सभी छात्रों के लिए अधिक न्यायसंगत और समावेशी शिक्षण वातावरण बनाने के महत्व को रेखांकित किया है, चाहे वे किसी भी प्रकार के स्कूल में जाते हों। 2.5 उत्तराधुनिकतावाद। आधुनिकतावाद की तुलना में उत्तराधुनिकतावाद वास्तविक दुनिया को समझने का एक वैकल्पिक तरीका बनता जा रहा है। हालांकि यह अभी तक एक भी स्पष्ट सिद्धांत नहीं बन पाया है। जो लोग उत्तर आधुनिकतावाद का अनुसरण करते हैं, वे विभिन्न सिद्धांतों से विचार उधार लेते हैं और बदलते हैं, जिससे इस बात पर सहमति की कमी हो जाती है कि किन विचारों को शामिल किया जाए। रुटन 1993। समाजशास्त्र में उत्तराधुनिकतावाद उत्तरौद्योगिक समाज के उदय से जुड़ा है। आधुनिकतावाद के विपरीत उत्तराधुनिकतावाद समाज को समझने के लिए बड़े सिद्धांतों का समर्थन नहीं करता है। इसके बजाय यह स्थानीय पहचान पर जोर देता है। उत्तर आधुनिक समाज में ध्यान बाजार संचालित उपभोग की दुनिया पर है, जिसमें उत्पादन प्रणालियां फैली हुई है। समाज को विभिन्न संस्कृतियों और जीवन शैली वाले विभिन्न समूहों से बने एक विविध और खंडित समुदाय के रूप में देखा जाता है। निजीकरण, वैश्वीकरण और नागरिक एवं नागरिक अधिकारों के नए रूपों से राष्ट्र राज्य का प्रभाव कम हो गया है। पारंपरिक शासक वर्ग के बजाय उत्तर आधुनिकतावाद सूक्ष्म राजनीतिक गतिविधियों और सामाजिक आंदोलनों का पक्षधर है। थॉमस और वॉल्श 1998। उत्तर आधुनिक चिंताओं के अनुरूप इलिच 1973 अनिवार्य शिक्षा के विचार को चुनौती देता है, जो विश्व स्तर पर अपनाई जाने वाली एक प्रथा है, और दावा करता है कि इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप आत्मनिर्भर व्यक्तियों के पास मौजूद पारंपरिक कौशल की उपेक्षा होती है। इलिच के अनुसार स्कूल दमनकारी प्रणालियों के रूप में कार्य करते हैं, जो छात्रों को आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित किए बिना निष्क्रिय रूप से जानकारी स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे शासक वर्ग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें। वे क्या और कैसे सीखते हैं, इस पर उनका नियंत्रण नहीं है। इलिच वर्तमान शैक्षिक प्रणाली को खारिज करते हुए डीस्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा की वकालत करते हैं, जैसा कि इसी नाम की उनकी प्रशंसित पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। वह ऐसे तंत्र बनाने का प्रस्ताव करता है जो सीखने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष और अप्रतिबंधित छात्र भागीदारी की अनुमति देता है। मूलतः समाज के युवा सदस्यों को इस पर नियंत्रण होना चाहिए कि वे क्या और कैसे सीखते हैं। जबकि इलिच की डीस्कूलिंग सोसाइटी की दृष्टि काल्पनिक लग सकती है, यह तब और अधिक प्रशंसनीय हो जाती है जब शैक्षिक प्रणाली में एक छात्र का प्रदर्शन बड़े समाज में उनकी स्थिति से अलग हो जाता है। सरल शब्दों में, समाज की केंद्रीय चिंता वेतनभोगी रोजगार में गिरावट पर केंद्रित है। गिडेंस 1993 देखें। फ्रेरे 1970
ने पारंपरिक पाठ्यक्रमाधारित शिक्षा को संवाद पर केंद्रित अनौपचारिक शिक्षा से बदलने का प्रस्ताव रखा है। वह वर्तमान शिक्षा प्रणाली की आलोचना करते हुए इसकी तुलना एक बैंकिंग प्रक्रिया से करते हैं, जहां छात्रों को शिक्षकों द्वारा भरे जाने की प्रतीक्षा कर रहे खाली खातों के रूप में देखा जाता है। फ्रेयर शिक्षक छात्र विभाजन को खत्म करने और शिक्षकों और छात्रों के बीच विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने की वकालत करते हैं। बॉक्स 2.2 संवाद आधारित शिक्षा फ्रेरे केवल बातचीत जिसके लिए सावधानीपूर्वक सोचने की आवश्यकता है, सावधानीपूर्वक सोच भी पैदा कर सकती है। यदि कोई बातचीत नहीं है तो कोई संचार नहीं है, और संचार के बिना वास्तविक शिक्षा संभव नहीं है। शिक्षा जो शिक्षक और छात्र के बीच असहमति को हल कर सकती है, वह तब होती है जब दोनों ध्यान केंद्रित करते हैं जिस विषय पर वे चर्चा कर रहे हैं, उस पर उनकी समझ। इसलिए स्वतंत्रता के अभ्यास के रूप में शिक्षा की बातचीत की प्रकृति तब शुरू नहीं होती है जब शिक्षक शिक्षण स्थिति में छात्र से मिलता है, बल्कि जब शिक्षक पहली बार सोचता है कि वे छात्र के साथ किस बारे में बात करेंगे। बातचीत की सामग्री के बारे में चिंतित होना वास्तव में शिक्षा की कार्यक्रम सामग्री के बारे में चिंतित होने के समान है। फ्रेरे 1970-153 2.6 निष्कर्ष शिक्षा के समाजशास्त्र में सैद्धांतिक प्रगति पर चर्चा करते समय विद्वान व्यापक सैद्धांतिक ढांचे के बारे में अलग-अलग राय रखते हैं जो विभिन्न योगदानों को शामिल करते हैं। उदाहरण के लिए बॉर्डियू, बाउंस और गिंटिस के कार्यों की जांच संघर्ष स्कूल ढांचे या प्रजन पर सिद्धांतों के एक अलग सेट के भीतर की जा सकती है। लुईस 1977 उच्च शिक्षा में समाजशास्त्रियों द्वारा किए गए शोध अध्ययनों की प्रकृति की जांच करते हैं, जो सामान्य रूप से शिक्षा के समाजशास्त्र पर लागू अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। लुईस के अनुसार विश्लेषण के 3 स्तर हैं: स्थूल, सूक्ष्म और मध्य। वृहद स्तर पर उच्च शिक्षा प्रणालियों और व्यापक सामाजिक संरचना के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उदाहरण के लिए एक अध्ययन यह पता लगा सकता है कि पाठ्यक्रम व्यावसायिक संरचना में बदलावों को कैसे अपनाता है। अध्ययन का एक अन्य समूह सामाजिक स्तरीकरण के दृष्टिकोण से शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। इन अध्ययनों का उद्देश्य शैक्षिक प्रणाली के भीतर असमानता के स्रोतों और परिणामों को समझना है और वे किसी व्यक्ति की सामाजिक वर्ग स्थिति के साथ कैसे संबंधित हैं। इन असमानताओं को समझने में नस्ल, धर्म, जातीयता और लिंग जैसे कारकों पर भी विचार किया जाता है। छोटे पैमाने पर हम यह पता लगा रहे हैं कि लोग शिक्षा में कैसे बातचीत करते हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि विभिन्न शिक्षण विधियां और दृष्टिकोण सीखने के परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं। इसमें कक्षाओं में औपचारिक शिक्षण बनाम शिक्षकों या साथियों के साथ अनौपचारिक सेटिंग, जिस तरह से पाठ पढ़ाया जाता है, शिक्षक के गुण और शिक्षा प्रणाली छात्रों से क्या अपेक्षा करती है, जैसी चीजों को देखना शामिल है। बीच के रास्ते में हम संगठनों के रूप में शैक्षणिक संस्थानों की संरचना और उद्देश्य की भी जांच कर रहे हैं। इसमें ऐसे मुद्दों को देखना शामिल है जैसे कि शक्ति और स्थिति कैसे वितरित की जाती है, संस्थानों में क्या मूल्य हैं, औपचारिक और अनौपचारिक प्रणालियों के बीच अंतर और संघर्ष, और इन संस्थानों के भीतर सामाजिक भूमिकाएं और मानदंड कैसे व्यवस्थित होते हैं। ब्रुकोवर 1982 शिक्षा के समाजशास्त्र में अनुसंधान को 3 मुख्य क्षेत्रों में वर्गीकृत करता है: आय, शिक्षा और समाज। समाज में शिक्षा के उद्देश्यों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना, सामाजिक परिवर्तन में इसकी भूमिका, स्तरीकरण और अन्य सामाजिक इकाइयों के साथ इसका संबंध। 2.
एक सामाजिक प्रणाली के रूप में शिक्षा, स्कूल जिलों से कक्षाओं तक शैक्षिक प्रणाली के संगठन और संरचना के साथ साथ इन इकाइयों के भीतर अनौपचारिक संरचना और संस्कृति का विश्लेषण करना। और 3 छात्रों के लिए शिक्षा के परिणाम, यह जांचना कि शिक्षा छात्रों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावित करती है, जिसमें आकांक्षाएं, करियर, आगे की शिक्षा और सामाजिक स्थिति शामिल है। ब्रुकोवर नोट करता है कि शोधकर्ता विविध तरीकों को नियोजित करते हैं, जिसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टिकोण शामिल होते हैं, जैसे कि क्रॉसनुभागीय सर्वेक्षण, अनुदैर्ध्य अध्ययन, केस अध्ययन, नृवंश विज्ञान और प्रयोगात्मक अध्ययन। हालांकि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सीमित अन्वेषण के साथ स्कूलों के संदर्भ में सीखने की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने वाले अध्ययनों का प्रचलन है। फिनबर्ग 1996। विशेष रूप से अन्य सामाजिक कारकों की तुलना में स्कूली शिक्षा के प्रभाव को समझने के संदर्भ में स्कूल के बाहर और स्कूल के विषयों की तुलना करने के लिए अपर्याप्त शोध है। रूबिन्सन और राल्फ 1986 का प्रस्ताव है कि शैक्षिक परिवर्तन का अध्ययन 3 मुख्य क्षेत्रों के इर्दगिर्द घूमता है: आर्थिक उत्पादन पर शिक्षा का प्रभाव, तकनीकी प्रगति और स्कूली शिक्षा का विस्तार, साथ ही शैक्षिक विस्तार के व्यक्तिगत लाभ। सैद्धांतिक दृष्टिकोण की परवाह किए बिना विश्लेषण के विभिन्न स्तरों पर अनुमान लगाते समय वे कार्यप्रणाली में चुनौतियों की ओर इशारा करते हैं। आलोचकों का तर्क है कि मौजूदा समाजशास्त्रीय मॉडल शिक्षा की वैज्ञानिक समझ हासिल करने के लिए अपर्याप्त है, जैसा कि केर 1990 और लुईस 1977 ने संकेत दिया है। शिक्षा के समाजशास्त्र में सिद्धांत समय के साथ विकसित होते हैं। विभिन्न अवधियों में अलग-अलग दृष्टिकोण हावी होते हैं। एक व्यापक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य की कमी जो समाजशास्त्रीय रूप से शिक्षा के स्थूल और सूक्ष्म विश्लेषण को एकीकृत करती है, पर जोर दिया गया है।